दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का सेकंड पार्ट है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो पॉलिटी वन लाइनर की क्लास है, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, एमपीपीएससी, मेन स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी, ऐसे किसी भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। मैं वादा करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला पॉइंट है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी मीन्स लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो ये होता है महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मेंशन करी गई है। अटॉर्नी जनरल जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। इसका जो टेन्योर होता है ये फिक्स नहीं होता है, मतलब कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, और ये राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। मतलब यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। मीन्स ही होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हमारा सेकंड पॉइंट है, जेबी वीटो मीन्स पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन अधिनियम मीन्स इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर किसने किया था। तो ये किया था राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। जब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पेश किया था तो उस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग यानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो बिल था ये ये क्या था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये जो प्रेस है उसके फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पे। फोर्थ पॉइंट है, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम कहाँ स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये की गई थी मद्रास में इन द ईयर 1687 में। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। संविधान संशोधन मींस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद आर्टिकल में दी गई है। तो ये दी गई है आर्टिकल 368 में। मैं आपको बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये बेसिकली तीन टाइप से होता है। एक सिंपल मेजोरिटी से होता है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से होता है, तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। मतलब अगर हिंदी में बताऊं तो एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य की विधानसभाओं की सहमति के द्वारा। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में है। तो ये 6 राज्यों में है। मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से राज्य हैं। बेसिकली मैंने इन्हें एक कोड बना के याद करा था, बट अब उस कोड में थोड़ा सा संशोधन है, क्योंकि पहले 2021 के पहले ये हुआ करते थे 7 राज्य, अब 6 हैं। कौन सा राज्य हट गया है? जम्मू कश्मीर, है ना। पहले मैं बता दूं 6 राज्य कौन कौन से हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड था, लेकिन 2021 रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया है। इस वजह से इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यह अब नहीं होती है। विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत जो ऑर्डिनेंस है उसको इश्यू करता है। तो वो है आर्टिकल 123। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है मैक्सिमम 6 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्यमंत्री को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा सीएम को दिलाई जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है कितने दिन पूर्व। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है, जो प्रेसिडेंट पे चलाया जाता है,
उसकी जो प्रायर नोटिस है वो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 14 दिन पहले, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो महाभियोग वाला प्रोसेस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मतलब फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो ये थे केसी नियोगी। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है, मतलब नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर, तो ये हैं 11। ओरिजिनली ये 10 होती थी और एक बाद में जोड़ी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बता दूं, ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा गठित समिति जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हमारे संविधान में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जोड़ी गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने एक नया पार्ट जोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4A, और जिसके जरिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 51A, और इसमें आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो यह है अंग्रेजी, इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। कब से किया गया, ये किया गया 2002 से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। राज्य में कार्यपालिका मींस एग्जीक्यूटिव का प्रधान कौन होता है, तो ये होता है गवर्नर, राज्यपाल। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आता है आर्टिकल 19(1)(a) में। ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, मैं आपको बता दूं। और फंडामेंटल राइट में जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, इसके अंतर्गत आपको 6 राइट्स दिए जाते हैं। इसको मैंने कोड के जरिए याद किया हुआ है, वो कोड आपसे शेयर करता हूँ, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप भी उसे यूज कर सकते हैं। ये है साफ, SAFMRP, साफ MRP, भाई कोई झोलझाल नहीं, साफ साफ MRP पे दो। मतलब S फॉर स्पीच, A फॉर असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली याद रखेंगे तो भी चलेगा। F मीन्स फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, M मीन्स मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, R मीन्स reside and settle in any part of the country, P practice any profession or any occupation। ये 6 फ्रीडम दिए जाती हैं आपको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। अब इसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, मतलब ये पहला वाला जो पार्ट है, इसी के अंतर्गत एक पॉइंट आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल में आता है और कैसे आता है। आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करता है, मतलब कितने आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करता है। मनोनयन मीन्स नॉमिनेट, आंग्ल भारतीय सदस्य मीन्स एंग्लो इंडियन मेंबर, तो ये एक सदस्य को नॉमिनेट करता है। और ये जो नॉमिनेशन गवर्नर द्वारा किया जाता है, ये अपने लेजिस्लेटिव पावर का यूज करके किया जाता है। इसके अलावा गवर्नर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, मतलब विधान परिषद होती है, उसके 1/6 मेंबर को भी नॉमिनेट करता है, जो कि डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट, इस तरीके की फील्ड से। आइए आगे चलते हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है, मीन्स किस टाइप की सिटीजनशिप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो यह है एकल नागरिक, मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे भी कुछ देश हैं वर्ल्ड में जो डुअल सिटीजनशिप देते हैं। अब ये डुअल सिटीजनशिप होती क्या है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको खाली इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, स्टेट्स की नहीं मिलती है। बट डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है, आपको कंट्री की तो मिलती ही है, साथ में स्टेट्स की भी सिटीजनशिप मिलती है, जैसा कि यूएस में होता है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप दी जाती है। आइए आगे चलते हैं। विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 1/6 मेंबर्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। और ये कमीशन कब बना था? तो ये बना था 1953 में। और फजल अली के साथ ही 2 मेंबर्स और थे, मतलब टोटल 3 मेंबर्स की थी ये कमेटी। जो 2 मेंबर्स थे वो थे के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू, मतलब हृदयनाथ कुंजरू। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? ये सबमिट करी थी 1955 पे। और इस कमेटी के रिपोर्ट पे ही पहला लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पे हमारे इंडिया में राज्य बना था। और वो कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, मीन्स जो कितने मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, तो ये होते हैं 1/3 मेंबर्स। राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा होती है। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। ये पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संघीय स्तर पर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, मीन्स कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? यूनियन लेवल पे। तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल, धन विधेयक मतलब मनी बिल। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस पे किसका डिसीजन फाइनल होता है? तो ये होता है स्पीकर का डिसीजन। स्पीकर ही डिसाइड करता है बिल मनी बिल है या नहीं है। और मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये है आर्टिकल 1010 में। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? तो ये हुई थी 114 दिन। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये हैं जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। संघ की मतलब यूनियन की मंत्रिपरिषद मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1957 में। और इसको क्या कहा जाता है? जो जम्मू कश्मीर का संविधान है उसको क्या कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ जो धाराएं लगती हैं वो लगती हैं आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की। तो जो जम्मू कश्मीर है उसमें कौन सी धाराएं लगती हैं? तो इंडिया में जैसे आईपीसी की धाराएं लागू होती हैं, वैसे कश्मीर में लागू होती हैं आरपीसी की धाराएं, या लागू होती थी आप कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रणवीर पीनल कोड। क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इस समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: एन गोपालास्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, माधवराव तथा टी.टी. कृष्णचारी। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद द्वारा, मींस पार्लियामेंट। उद्देश्य प्रस्ताव मींस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की स्वीकृति कब की गई? ये की गई थी 22 जनवरी 1947 को। और किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? ये था 13 दिसंबर 1946 है मेरे ख्याल से, 13 दिसंबर 1946 को। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे तो ये थे मोरारजी देसाई। प्रशासनिक बल द्वारा जबरदस्ती भारत संघ में शामिल की गई देसी रियासत थी तो ये थी हैदराबाद। आपको पता होगा हैदराबाद के जो नवाब थे वो भारत में विलय के खिलाफ थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनके ही द्वारा ये प्रशासनिक बल का प्रयोग किया गया था और हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिलाया गया था। आइए आगे चलते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को, मींस प्रियम्बल को। की टू कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। अब आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये किसने कहा था। ऑप्शन दे देता हूँ। बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था, या कोई और। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली के पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जिन्होंने आगे चल के जनसंघ बनाया था, जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा था, इस तरीके का कुछ नारा है, कुछ लोग बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करिए। ये इंडियन फिलोसफी के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शुरुआत में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो ये थी 389। टोटल 389 मेंबर्स थे। संविधान सभा मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है मीन्स किस प्रणाली द्वारा होता है, तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। इंग्लिश में बता दूं, मीन्स सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम द्वारा कराया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स भाग लेते हैं, तो ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स मीन्स निर्वाचित सदस्य सदन के मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के, निर्वाचित सदस्य यूनियन टेरिटरी के। कौन सी यूनियन टेरिटरी? दिल्ली और पुडुचेरी की। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सब पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया, तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। आइए आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 52वें संशोधन 1985 द्वारा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। और ये किस गवर्नमेंट के दौरान बना था? ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किसके आधार पर किया गया था, तो ये किया गया था 1919 भारत शासन अधिनियम के आधार पर, मीन्स 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ये 1919 एक्ट पास किया गया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की संसदीय स्वीकृति जरूरी है कितने टाइम के अंदर? ये है 1 माह के भीतर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है, मीन्स फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का, मीन्स सुप्रीम कोर्ट का। आइए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1951 में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो ये लगा था पंजाब में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान की 8वीं सूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी ये 1993 नहीं है, ये है 2003, जिसके द्वारा ये 4 भाषाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्ड लैंग्वेज में जोड़ा गया। आइए हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ प्रयोग में रहा, तो ये था पंजाब में। आपको बता दूं, पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो ये लगा था 20 जून 1951 को। आइए आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा। और पंचायती राज किस कमेटी के सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो ये था बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितने बार हुई है, तो इसका आंसर है 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसी है ये 3 टाइप की होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में आती है। एक होता है प्रेसिडेंट रूल, जो कि आर्टिकल 356 में आता है। और एक होता है हमारा ये वित्तीय आपातकाल मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। तो आइए आगे चलते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है, प्राक्कलन समिति मीन्स एस्टिमेट्स कमिटी में कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं 30, और ये टोटली लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी, मतलब राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है इस समिति में। आपको बता दूं, पहले ये जो सदस्य संख्या थी ये 25 थी, लेकिन 1956 में इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। और सबसे पहली जो कमिटी बनी थी प्री इंडिपेंडेंस, वो बनी थी 1921 में, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो सबसे पहली कमिटी बनी थी वो बनी थी 1950 में,
किसके अंडर में बनी थी? तो ये बनी थी जॉन मथाई के अंडर में। मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा। लोक लेखा समिति में होते हैं मीन्स कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा मीन्स पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें टोटल होते हैं 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये भी सबसे पहले 1921 में ही बनाई गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संपत्ति के अधिकार मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटाकर, फंडामेंटल राइट से हटाकर विधिक अधिकार मीन्स एक लीगल राइट कब बना दिया गया? किस संविधान संशोधन से? तो ये बना दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के जरिए। पहले ये फंडामेंटल राइट होता था, आपको पता होना चाहिए। अभी जो फंडामेंटल राइट 6 हैं, ओरिजिनली वो 7 थे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के इसको डाल दिया गया एक लीगल राइट के अंतर्गत, जो कि अब आता है 300A में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर इसमें कोई कमी है या त्रुटि है या मैं इसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको जरा सा भी पसंद आया है मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन, इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज के 3rd पार्ट में। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। जय हिंद, जय भारत।